Hello everyone, this is Anju, faculty member of Geography and first paper People and Environment from ज्ञान सागर नेट क्लासेस। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो हमने हमारी यूनिट शुरू की थी ज्योग्राफी की, यूनिट सेकंड क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम अपनी 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज की हमारी ये तीसरी क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे आज का हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। एक्चुअल में क्या है, कंपोजिशन को पढ़ने से पहले इसके जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो जानना पड़ेगा कि भी एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है, ये कैसे बना है, क्या है ये चीज, क्यों हम इसकी बात करते हैं। इससे पहले की क्लास हमने स्ट्रक्चर के ऊपर पढ़ी थी, वहां पर भी हमने एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया था, लेकिन आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारे मेनली कंपोजिशन के ऊपर। अब यहाँ पर 2 वर्ड है, एक कंपोजिशन है और दूसरा था स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमने अच्छे से अपनी दूसरी जो क्लास हुई है हमारी उसमें अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी मेनली कंपोजिशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो है क्या। हमारी जो अर्थ है ना, उसके चारों तरफ हजारों किलोमीटर का ऊंचाई में फैला हुआ गैसों का एक एनवलप है जो कि पूरी तरह से हमारी अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है। ये देखो, इस प्रकार से ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ गैस। अब ना केवल इसमें गैसें हैं बल्कि गैसों के अलावा और क्या क्या चीजें हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल हैं, इसके अलावा इसमें क्या है, वेपर प्रेजेंट है। तो ये सब चीजें हमारी अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है और ये हमारी अर्थ से कई बार ये दिमाग में आता है कि जब ये हवा ही है तो ये कहीं अंतरिक्ष में गुम क्यों नहीं हो जाती है। तो उसका कारण है कि हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको होल्ड किए हुए है। यहां पर देखो डेफिनेशन दी हुई है मोकहाउस ने कि वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से सटी हुई है। क्रिचफील्ड ने अपनी परिभाषा देते हुए कहा है कि वायुमंडल गैसों और वायु से लटके हुए ठोस और द्रव कणों का आवरण है। सॉलिड भी है इसमें और कुछ लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट है। फिंच और त्रिवार्ता के अनुसार पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के अभिन्न अंग के रूप में गैसों को एक आवरण के रूप में लिपटा रहता है। गैसों का एक आवरण जो है गैसों का एक आवरण जो है ना, एक आवरण की तरह लिपटा हुआ है जिसे वायुमंडल कहते हैं। ये फ्रिंच और त्रिवार्ता की डेफिनेशन है यहाँ पर। ठीक है, चलो इसको आगे और पढ़ते हैं। वायुमंडल के गुण, अब सॉरी यहाँ पर है वायु के गुण। ओके, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। अब सबसे पहले देखो हम पढ़ रहे हैं हमारा एटमॉस्फेयर, तो इसके अंदर बार बार जिक्र होता है कि गैसों का एक एनवलप है। ये गैसें हैं, इसके अंदर एक और चीज है जो कि एयर। एयर की हम कम ही बात करते हैं कि एयर है क्या। एक्चुअली में एयर ना इन्हीं सभी गैसों का ना एक मिश्रण है। ठीक है, जो देखो ये जो हवा है इस एटमॉस्फेयर में या इस हवा में जब भी हम सांस लेते हैं ना, तो इसकी कोई रंग, इसका कोई रंग है, हमें ऐसे बिल्कुल क्लियर स्काई दिखता है, क्लियर हमारा आगे जो भी सामने से जितना व्यू दिखता है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट क्लियर दिखते हैं हमें, बीच में कोई इसका कलर नहीं है, ना इसकी कोई स्मेल है, ना इसका कोई टेस्ट है, बल्कि ये क्या है, एक मोबाइल यानी कि गतिशील भी है। उसके अलावा ये लोचदार भी है कि ये इस फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसके अंदर। उसके अलावा इसमें प्रतिरोधी क्षमता भी है, क्योंकि जब दूसरी जो अदर कोई सेलेस्टियल बॉडी हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो वो क्या होती है, जल उठती है। जो वो मेसोस्फीयर हमारी एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वहां पर जल जाती है ये। तो एक प्रतिरोधी बल भी लगाता है, कंप्रेसिव भी है क्योंकि हवाएं जो अपना प्रेशर डालती हैं तो हाई प्रेशर बिल्ड हो जाता है जहां पर, उसकी वजह से कंप्रेसिव भी है। और प्रसारणीय यानी कि फैलता भी है। हवाएं जब ठंडी होती हैं तो वो क्या होती है, हैवी हो जाती हैं, या फिर जब डाउनवर्ड मूवमेंट में आती है तो वो नीचे सिंक करती हैं। तो वो क्या है, एक प्रकार से कंप्रेशन होता है और स्प्रेडिंग भी होती है। जब हवा गर्म होती है, हल्की होती है, तो वो ऊपर की ओर उठती है, तो उससे क्या होता है, वो फैलती है। हवा की उपस्थिति या प्रेजेंट कब फील होती है, तब हमें हवा फील होती है जब उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की गति या मूवमेंट होती है। तब तक अभी हम एक रूम में यहाँ आराम से हैं, कोई पंखा वंखा नहीं चल रहा है, तो हमें हवा ना तो फील होगी, लेकिन उसी हवा के अंदर हम सांस ले रहे हैं, हमें हवा फील नहीं होगी उस टाइम पे। लेकिन क्या वो नहीं है,
वो है एटमॉस्फेयर के अंदर। इसीलिए कि जब हवा मूव करेगी ना, खास करके इसमें हॉरिजेंटली मूवमेंट आएगी, तब हमें फील होती है कि एयर भी इस जगह पर प्रेजेंट है, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता, ऐसे लगेगा कहाँ है हवा। एक्चुअल में क्या होता है कि हम सिर्फ फील करते हैं कि जब हवा मूव करेगी, हमारे फेस से टकराएगी, हमें कोई हवा का झोंका लगेगा, तभी हम मानते हैं कि भी हवा हमें फील हो रही है। पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा डाला गया दबाव, यानी कि अर्थ के सरफेस पर किसी भी जगह पर जो हवा का प्रेशर होता है वो किस प्रकार से फील होता है, जब जितना हवा उसके ऊपर दबाव डालती है उसी को वायुमंडलीय या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। गतिमान हवा को, यानी कि देखो हम ना दो टर्म लिखते हैं, वैसे हिंदी में तो सिर्फ हम हवा ही लिख देते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बात करते हैं एक होती है एयर और एक होती है विंड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब इस रूम के अंदर सब जगह पर क्या है, एयर प्रेजेंट है, इसी एयर के अंदर सारी की सारी गैसें हैं, प्रेजेंट है। विंड जब हॉरिजेंटली मूव करती है यही एयर और हमें फील होती है एज ए झोंके की तरह, तब वो कहलाती है विंड। विंड हमें ना डायरेक्टली फील होने शुरू हो जाती है, वो हमें अपना प्रेशर फील करवाती है कि मैं हूं प्रेजेंट, तो उसको कहते हैं विंड। पृथ्वी की सतह के निकट की वायु सघन होती है, क्योंकि नीचे सबसे ज्यादा प्रेशर गिर रहा होता है। जब एक पिलर बनाते हैं ना एयर प्रेशर का, तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती हैं हवाएं उस जगह पर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो वो हल्की होती जाती है, क्योंकि ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, प्रेशर भी रिलीज हो जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है, एक तो ऊपर जाते जाते ग्रेविटी भी कम काम करती है, और कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, यानी कि नीचे जो है दबाव ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कुछ प्रॉपर्टी कि भी क्या होता है। हमारे संपूर्ण एटमॉस्फेयर का भार जो है ना वो लगभग 5 मल्टीप्लाई 105 पर फुट, प्रति फुट भार 11.2 औंस होता है, इसको इस औंस में मापते हैं। और हमारी वायुमंडल में जो प्रतिरोध शक्ति के कारण ही अंतरिक्ष में पृथ्वी की ओर आने वाले जितने भी उल्कापिंड है, देखो अब प्रॉपर्टी में क्या है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी सारी की सारी गैसें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इसी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन गैस है जिसमें हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम हमारा चलता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी में क्या है, एक ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो कि सन से आने वाली हार्मफुल जो यूवी रेज है उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है, तो इसलिए भी एटमॉस्फेयर जरूरी है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो O3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या काम करती है, वो काम करती है ग्रीन हाउस गैस की तरह ये ट्रीट करती है। इसके अलावा यहाँ पर वाटर वेपर भी है, ये क्या काम करते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैस की तरह ग्रीन हाउस गैस ही है, तो ये क्या काम करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखने का काम करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, दिन में टेम्परेचर क्या हो जाता, लगभग 105 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता टेम्परेचर दिन का, और रात का टेम्परेचर लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी कि अगर ये एटमॉस्फेयर की वजह से ही क्या हो पा रहा है, इस हमारे एटमॉस्फेयर के या हमारे धरती का जो है टेम्परेचर का बैलेंस बन पा रहा है, क्योंकि ये गैसें जो दिन में उस टेम्परेचर को होल्ड कर लेती है और रात को भी उस टेम्परेचर को बनाए रखती है। अब ये हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, गैसों से, डस्ट पार्टिकल से और वेपर से, इन सब से मिलकर बना है। एक्चुअल में ये जो एटमॉस्फेयर है ना, जो सन से आने वाली जो रेडिएशन है, ये सोलर इंसोलेशन है, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है, उनके लिए तो ये मतलब कि ट्रांसपेरेंट है, उसको तो इजीली आने आने देती है। ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसें होती है वो इजीली आ जाती हैं। एक्चुअल में जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो क्या काम करता है कि सन से आने वाली शॉर्ट वेव या फिर उससे आने वाली इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन जो है उसको तो आने देता है, लेकिन वापस जाते हुए जो खास करके टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होती है उनको ये होल्ड करके रखता है। और यही कारण है कि इस अर्थ के चारों तरफ क्या है, वो एक हीट बनी रहती है, वो एनर्जी बनी रहती है। एटमॉस्फेयर की जो ऊंचाई है उससे रिलेटेड अलग अलग स्कॉलर ने, जैसे कि 1714 के अंदर टैली महोदय थे, इन्होंने एटमॉस्फेयर की ऊंचाई सिर्फ 75 किलोमीटर ही मानी। भौतिक भूगोलवेत्ता स्ट्रालर ने इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मील मानी है। स्पुतनिक ये रसिया का है भी, एक जो रसिया की वो है ये
स्पुतनिक एक जेट है, और इसने क्या है, इसने खोज की थी, लगभग 3200 किलोमीटर बताई थी इसने सिर्फ ऊंचाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो हाइट थी वो लगभग 320 किलोमीटर ही बताई गई थी। और आज के टाइम में जितने भी अंतरिक्ष विज्ञान या वायुमंडल की ऊंचाई लगभग 80,000 किलोमीटर तक ये मानते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 16 से लेकर 32,000 किलोमीटर तक वायुमंडलीय ऊंचाई का अनुमान लगाते हैं। जितने भी नॉर्मली ये कहा जाता है कि इतने किलोमीटर, 16 से लेकर 32,000 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर हमारा फैला हुआ है। वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनकी लगभग 35,786, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये छोड़े जाते हैं, जो हमारे लिए लगभग 800 किलोमीटर तक वायुमंडल को महत्वपूर्ण, यानी कि आज के टाइम पे देखो तो नॉर्मली हमारे लिए लगभग 800 किलोमीटर तक का एटमॉस्फेयर है ना, हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 80 से लेकर 90 किलोमीटर की किलोमीटर तक वायुमंडल को जो है होमोस्फीयर के इसमें भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ तक हमारी मीजोस्फीयर, जब हम हमारी लेयर पड़ी थी तो वहां पर हमने पहले हमारी ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर यहाँ पर, तो इस लेयर तक मीजोस्फीयर तक के लगभग 80 से 90 किलोमीटर तक के वायुमंडल को जो है होमोस्फीयर कहा गया है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल में गैसों का संगठन लगभग स्थायी रहता है और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यहीं पर रहता है। एक्चुअल में सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फीयर में रहेगा, उससे कम फिर स्ट्रेटोस्फीयर में, और उससे कम फिर मेसोस्फीयर में तो इतनी बिल्कुल हल्की हवाएं हो जाती है, बिल्कुल कम ही रह जाता है, वहां पर जो डेंसिटी है हवाओं की, गैसें बहुत कम अमाउंट में पाई जाती हैं। 90 किलोमीटर से लेकर बाकी इसके ऊपर वायुमंडल का जो विषम मंडल है, ये इसको विषम मंडल कहते हैं या हेटेरियोस्फीयर कहेंगे इसको। इस भाग में हल्की गैसें, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम टाइप की गैसें हैं जो वो ज्यादातर पाई जाएंगी। इसके बाद वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई थी? देखो, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर अगो हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ था, ठीक है, और उससे भी जस्ट 13 पॉइंट लगभग 8 बिलियन ईयर अगो हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी। हमारा यूनिवर्स बिग बैंग हुआ, उसके बाद हमारा यूनिवर्स बना। अब जब ये यूनिवर्स बना उसके बाद जितना भी मैटर था ना, वो अलग अलग टाइप से ऐसे फैल गया था पूरे के पूरे, जितना भी यूनिवर्स हमें दिखाई देता है यहाँ पर। उसके बाद धीरे 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 कुछ एलिमेंट्स बने और उनसे स्टार की फॉर्मेशन हुई। अब वहां पर जब ये स्टार बन रहे थे उसके साथ साथ क्या हो रहा था, जो मैटर था बहुत सारा, कि ऐसा माना जाता है कि बहुत सारा जो ऐसे फैला हुआ जितना भी मैटर था वो एक ही जगह पर क्या हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि एक जगह कंपोजिट होना शुरू हो गया और उसके अंदर जो है अपने आप ही, क्योंकि जब कोई चीज आपस में चिपकती है तो उनके अंदर ही डेंसिटी बन जाती है और वो राउंड राउंड शेप में घूमना शुरू हो जाते हैं। तो उससे हमारी लगभग 4.6 बिलियन ईयर अगो हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ। स्टार्टिंग में जब हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ था ना, तो ये एक प्रकार से ना एक नेबुला की फॉर्म में थी, हमें पता है ये एक नेबुला की फॉर्म में थी। अब नेबुला क्या होते हैं? नेबुला क्लाउड, डस्ट, वेपर, यानी इन सब का एक प्रकार का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जब ये नेबुला की फॉर्म में थी, फिर धीरे 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 क्या हुआ, ये धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन हुआ, इसका सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हुई। यहाँ पर धीरे धीरे इसकी क्रस्ट जो बनी, उसमें से स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में इस पे बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन हुए, क्योंकि बाहर से तो ये ठंडी हो रही थी लेकिन अंदर इसके बहुत सारा एनर्जी अब भी ऐसे ही था। तो वोल्केनिक इरप्शन हुए और उनसे बहुत सारी गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है, और इसके अलावा और भी मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये इस प्रकार की जो खास करके वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाली जितनी गैसें हैं वो निकल के आई। स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं थी, तो धीरे धीरे जब ये ठंडी हुई तो धीरे धीरे अर्थ के फॉर्मेशन के बाद ही हमारे एटमॉस्फेयर का भी जो है वो ओरिजिन हुआ। वायुमंडल की उत्पत्ति, क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल की उत्पत्ति आज से लगभग, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, जो आज जिस एटमॉस्फेयर में हम सांस ले रहे हैं, वो लगभग 50 करोड़ ईयर अगो, कैम्ब्रियन, जब कैम्ब्रियन टाइम पीरियड था ना, प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड, उसमें हुई थी। वायुमंडल की उत्पत्ति के बाद से, यानी कि हमारी अर्थ के ओरिजिन के बाद ही इसकी जो फॉर्मेशन मानी गई। और कई प्रकार की जो थ्योरी कहती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6
ईयर अगो हुई थी और बिलियन ईयर अगो हुई थी। जो यहाँ पर 4.6 बिलियन ईयर अगो हुई थी। और पहली जो स्टेज थी इसमें ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, हीलियम, इस प्रकार की गैसें थी ही नहीं वहां पर, बाद में जनरेट हुई है। तो वायुमंडल में जो 4 गैसें हैं ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कार्बन, ये जो ऊपर डिस्कस हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन्हीं सब गैसों का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये गैसें जो होती है ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा हमें इम्पैक्ट डालती है हमारे ऊपर। हमारी अर्थ की उत्पत्ति की तरह इन गैसों की जो आंतरिक उत्पत्ति के बारे में, यानी कि आरंभिक उत्पत्ति के बारे में भी कोई ऐसा सर्वमान्य सिद्धांत नहीं दिया गया स्पेशली, लेकिन धीरे धीरे ऐसा है कि जब हमारा जो कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के बाद जो कैम्ब्रियन टाइम पीरियड आता है, खास करके जो पहले जो एक टाइम पीरियड में, वहां पर जब पहली बार लाइफ फॉर्म हुई, तो सबसे पहले ओशन के अंदर क्या हुआ, ओशन का जो जितना भी वाटर था वहां पर लाइफ ओरिजिनेट हुई, उनमें कुछ बैक्टीरिया, जिनको खास करके जो है साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ये साइनोबैक्टीरिया जनरेट हुए और इन्होंने ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया इन्होंने। उसके बाद जब एक बार ऑक्सीजन आई, तो धीरे 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 देखो, जब वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये इस प्रकार की गैसें रिलीज हो रही थी। उसके बाद जो ऑक्सीजन आई, वो साइनोबैक्टीरिया जब बने तो उन्होंने ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाया और धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी गैस आ गई। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से प्रकाश संश्लेषण विधि से पौधे अपना जो है वो फूड बनाते हैं, क्योंकि ये जब साइनोबैक्टीरिया आए, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन आई, और फिर जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हमारे एटमॉस्फेयर पे अगर ऑक्सीजन हो गई, तो उसको यूज करने के लिए भी तो कुछ होगा, तो जितना भी खास करके प्लांट कम्युनिटी थी वो किसको यूज करेगी, अब ऑक्सीजन को यूज करेगी। और फिर उससे क्या हुआ, उन्होंने सॉरी, जो साइनोबैक्टीरिया थे उस टाइम पे उन्होंने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया, और फिर जो प्लांट धीरे 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 धीरे, क्योंकि लाइफ जो जनरेट हो रही थी उस टाइम पे, तो धीरे धीरे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट थे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे हमारी अर्थ के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये हमारे जो धीरे धीरे की हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसें कैसे आई। और हाइड्रोजन और हीलियम तो ये तो स्टार्टिंग से थी ही हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि जब सन की फॉर्मेशन हुई थी तो सन का जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार का है, वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, गैसों से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और वाटर वेपर पढ़ेंगे और डस्ट पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो हमारे कंपोजिशन में जो एयर है, यहाँ पर ना देखो मेनली ना 2 प्रकार की जो गैसें होती हैं यहाँ पर, एक होती है वेरिएबल गैसें, या फिर इनको आप परमानेंट गैसें भी कह सकते हो, परमानेंट गैसें, और एक होती है नॉन वेरिएबल गैसें। अब जो वेरिएबल गैसें कौन सी होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में अपनी एक फिक्स अमाउंट को, एक रेशियो को बनाए रखती हैं। ऑक्सीजन हो गया है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ये फिक्स अमाउंट में है। कुछ सालों पहले तक, कुछ टाइम पीरियड पहले तक ना CO2 भी ना एक फिक्स अमाउंट में ही थी, लेकिन बढ़ते एंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटियां, बढ़ता इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, उससे इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अब बढ़ना शुरू हो गया। तो इसको हम ना अब इसमें वेरिएबल, नॉन वेरिएबल में डाल देंगे हम। ठीक है, इसको किस में डाल देंगे, नॉन वेरिएबल में डाल देंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका अमाउंट बढ़ रहा है, तो ये अब फिक्स तो रही नहीं, स्टेबल तो रही नहीं, तो अब ये बढ़ रही है धीरे धीरे। उसके बाद वाटर वेपर के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, हमारी सारी की सारी गैसें ये है, नाइट्रोजन है जो कि लगभग जिसका वॉल्यूम 78.09% है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ साथ में दिए, थोड़ी सी हैवी और एक्टिव गैस है और बहुत ज्यादा ये स्थिर है एक तरह से। यहाँ पर आपको साथ साथ में दिया हुआ मिलेगा कि कौन सी स्टेबल है और कौन सी अनस्टेबल है। ऑक्सीजन है जो कि लगभग 20.9, लगभग 21% के अराउंड है, और ये लगभग 78% के अराउंड है। तो यहाँ पर ये भी हैवी है और ये भी एक्टिव गैस है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्ट करती है जल्दी।
और ये भी स्टेबल गैसों में आ जाएगी। आर्गन है 0.94, कहीं कहीं पर आपको 0.93 भी मिल जाएगी। ये भी हैवी है, स्थिर है और सबसे ज्यादा निष्क्रिय है, अनएक्टिव गैस है एक प्रकार से। ये ज्यादातर इसका इंडस्ट्रियल यूज में होता है या बल्ब वगैरह बनाने में यूज करते हैं इस गैस को हम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो 0.03 या 0.04% है, सबसे भारी और सबसे ज्यादा एक्टिव है। इसी गैस की वजह से सबसे ज्यादा इसी को कोसा जाता है भी। तो क्या इसको धरती से खत्म कर दें क्या हम? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट गैस है। भले ही इसकी बढ़ती हुई जो मात्रा है हमारे लिए आज के टाइम पे हमारी समस्या बनी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए इसका कोई यूज ही नहीं है। बहुत ज्यादा यूज है इसका हमारे लिए, क्योंकि इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है। यही है जो प्लांट जो है यूज करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक हीट को बनाए रखने में हेल्प करती है ये। उसके बाद नियोन, नियोन जो है Ne 0.0018% है, नोबेल है और ये भी एक प्रकार की अनएक्टिव गैस है, एक प्रकार से निष्क्रिय गैस है। उसके बाद हीलियम है 0.0005% है, ये भी एक नोबेल और निष्क्रिय में आ जाएगी। मीथेन CH4, ये देखो बहुत कम अमाउंट, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? एक तो मीथेन बहुत हमारे जब स्टार्टिंग में जब हमारी अर्थ का ओरिजिन हो रहा था तभी ये बहुत ज्यादा अमाउंट में थी। एक तो ये आपको ग्लेशियर में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये जो मीथेन गैस है जब ये ठंडी हो जाती है तो ये बर्फ की तरह जम जाती है। तो ज्यादातर कई बार आपने देखा होगा बर्फ पर आग जलता हुआ एक इवेंट देखा होगा कि बर्फ में आग लगा देते कई बार जाते, तो वहां पर ये मीथेन बर्न होती है। क्योंकि बहुत ज्यादा जो खास करके कोयला दब जाता है जब किसी ग्लेशियर के नीचे, तो ये मीथेन गैस भी एक बर्फ की तरह है जो ये जम जाती है, तो वहां पर इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा मिलता है। और ये भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जहां पर सर्कल लगा रही है सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। उसके अलावा क्रिप्टोन है, ये बहुत कम अमाउंट में है। चल में जो मेन हमारा कंपोजिशन है ना, वो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये दो गैसें हैं जो सबसे ज्यादा अमाउंट में लगभग 99% बनाती है। ये लगभग 99% जो है ना, यही गैसें प्रेजेंट हैं अगर ध्यान से देखो तो, बाकी तो लगभग 1% ही है। उसके बाद क्रिप्टोन है 0.0001% है ये, और नोबेल, और ये भी निष्क्रिय गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है? SO2, ये भी 0.00 इतनी ही है। और खास करके एसिड रेन जब होता है ना, तो इस गैस की वजह से एसिड रेन होता है। अब एसिड रेन क्या है? ये सल्फर डाइऑक्साइड का मिक्स हो जाना, इसको करेंगे आगे। नगरीय धूम्र कोहरा, खास करके जब एक प्रकार का स्मोक बन जाता है, खास करके जब पोल्यूशन के टाइम पे स्मोक बन जाता है, ये स्मोक, फोग प्लस स्मोक, जो धुआं है उससे जनरेट होता है स्मोग। आंखों में जलन शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है इसके अंदर। नाइट्रस ऑक्साइड हो गई N2O, ये 0.405, ये भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर भी सर्कल लगा देते हैं। हाइड्रोजन का तो पता ही है। अब हाइड्रोजन कहाँ पर? ये अपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा पाई जाती है, और ये कहा 0.405, और सबसे हल्की गैस है ये। उसके बाद जेनॉन, ये 0.50, ये भी नोबेल और निष्क्रिय गैस है। और ओजोन ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, और ये भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों की तरह ही ट्रीट होती है, क्योंकि ये जब खास करके लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है तो उससे क्या होता है, जब लोअर एटमॉस्फेयर में होगी तो ये भी हीट को अब्जॉर्ब कर लेगी, तो पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। अब ये भी दो प्रकार की होती है, अगर ये आपके लोअर एटमॉस्फेयर में है तो हमारे लिए ये सही नहीं है, लेकिन अगर ये अपर एटमॉस्फेयर में है तो ये हमारे लिए गुड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2, ये प्रदूषण का कारण और उसका परिणाम बनती है, खास करके एक प्रकार की पोल्यूटेंट गैस है। यहाँ पर हमने सभी गैसों का डिस्कस किया। अब आगे देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर जो होता है वो कॉन्टेंट स्टेबल और वेरिएबल गैसें होती है, इंक्लूड एक्टिव और इनर्ट नोबेल गैसें होती है, जैसे नियरबाई 90% एटमॉस्फेरिक गैसें फाउंड इन 5 किलोमीटर, यानी कि लगभग ये लगा लो कि जो 90% गैसें होती है ना, वो लगभग
5 किलोमीटर तक ही आपको मिल जाएंगी। 6 गैसें होती हैं, वो नोबल गैसें हैं, यहाँ पर दी हुई है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ओजोन। ये नोबल गैसें, इनर्ट गैसें भी आप इनको कह सकते हो। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इन सब गैसों के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस है, लगभग ये लगा लो डिस्कवर्ड किया था इसको रदरफोर्ड ने 1772 के अंदर, और लगभग ये लगा लो हमारे एटमॉस्फेयर का 78 जो वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर का, वो यही गैस बनाती है, और लगभग 75% इसका टोटल वेट, अगर बाहर की बात करो तो इतना वेट है टोटल। तो यानी कि एक तरह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर फील होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, वो नाइट्रोजन गैस का ही प्रेशर फील होता है। असेंशियल फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड फॉर्मेशन, यही गैस जो होती है वो किस चीज में प्रेशर बनाए रखती है, और विंड की फॉर्मेशन भी इसी गैस से होती है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? पहली बात तो ये कि हमारी बॉडी के अंदर ये अमीनो एसिड बनाती है, और जिससे कि प्रोटीन प्रोटीन बनता है। प्रिवेंट रैपिड कंबशन को, अब ये क्या काम करते हैं कि जब भी कोई चीज जल रही होती है ना, तो उसको ये ठंडा करने का काम करती है, खास करके ऑक्सीजन को डिल्यूट करने का काम करती है, उसको बिल्कुल संतुष्ट करने का काम करती है, जिसकी वजह से क्या है, ज्यादातर जो चीजें ना जल्दी ठंडी हो जाती है, मतलब कि जलना बंद हो जाती है। नहीं तो इतनी जल्दी जल्दी आग लगेगी कि सब कुछ एक बार में ही खत्म हो जाएगा, जल के नष्ट हो जाएगा। प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को थ्रू सॉइल के द्वारा। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन साइकिल की अगर बात करोगे, तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह ना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हमें पता है, ठीक है। अब डायरेक्ट हम इसको इनहेल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट ले लेंगे, ले ही नहीं सकते, हमारी बॉडी इसको डायरेक्ट लेगी ही नहीं, ना प्लांट इसको डायरेक्ट लेते हैं। तो ये दो तरीकों से ना एटमॉस्फेयर, ये दो तरीके होते हैं इसके, जब ये सोइल में जाके चली जाए, सोइल में जाएगी। एक तो लाइटनिंग के द्वारा, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, जब लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म वगैरह आते हैं, तो ये पानी के अंदर मिक्स होके फिर सोइल के अंदर चली जाएगी ये नाइट्रोजन गैस। या फिर जो हमारी जो सोइल होती है ना, या फिर जो प्लांट होते हैं, उन्हीं प्लांट प्लांट के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जैसे कि जो राइजोबेरियम एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब ये जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है प्लांट के अंदर, तो उनकी रूट्स के थ्रू ये प्लांट में आती है, और उस प्लांट को जब हम खाते हैं, या फिर कोई एनिमल खाता है, या उस एनिमल को जब हमारे द्वारा खाया जाता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। और जब हमारी बॉडी भी खत्म हो जाती है, तो या तो हम डिकम्पोज हो जाएंगे जमीन के अंदर, या फिर हमारा कंबशन हो जाएगा, तो फिर से ये एटमोस्फेयर में चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है एक साइकिल कंप्लीट करती है ये। के बाद बढ़ लेते हैं हम हमारी ऑक्सीजन गैस को, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे आती है। विलियम जो ये सीले थे, जिन्होंने 1773 के अंदर, या जोसेफ प्रिस्टली, दो लोग थे ये, और इन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को। लाइफ सपोर्टिंग गैस है ये, लाइफ सपोर्टिंग, लाइफ गिविंग, क्योंकि इसी की वजह से हम क्या है, जिंदा है। क्या करती है, रेस्पिरेशन में यूज करते हैं हम इसको। फोटोसिंथेसिस इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंट में CO2 को लेंगे, और फिर जमीन से क्या लेंगे, मिनरल्स और वाटर को लेके, फिर ये इसी की प्रोसेस से क्या है, सिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। सपोर्ट करती है कंबशन में, जहां पर नाइट्रोजन गैस ना किसी भी चीज को जलने से रोकती थी, उसको ठंडा करने का काम करती है, वहीं पर ऑक्सीजन खुद तो नहीं जलती, लेकिन ये जलने में दूसरी चीजों को हेल्प करती है। हेल्प करती है सॉइल फॉर्मेशन में और वेदरिंग में, वेदरिंग होती है ना, सॉइल फॉर्मेशन होती है, तब भी ये ऑक्सीडेशन होता है रॉक का, तो वहां पर भी ये यूज होती है। उसके अलावा फॉर्म कंपाउंड विद मेनी एलिमेंट्स, कई प्रकार के एलिमेंट्स बनते हैं, कई प्रकार के कंपाउंड बनाती है। अमीनो एसिड और प्रोटीन फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। रैपिड कंबशन, क्योंकि जल्दी जलने में हेल्प करती है। और में ये वाले जो थे डिल्यूट ऑक्सीजन ही नहीं, एट नाइट्रोजन वाले आ चुके हैं यहाँ पर, प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, यहाँ तक वो डिलीट करते हैं, ठीक है।
यहाँ तक कंबशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारी जो आर्गन गैस है, इसको डिस्कवर किया था रेले और विलियम रामसे ने, और ये लेजी और इनएक्टिव टाइप की गैस है। इनर्ट नोबल गैसों में आती है, ये लगभग 80 किलोमीटर तक मिलेगी और ज्यादातर इसका इंडस्ट्रियल यूज है, और बल्ब वगैरह यूज किए जाते हैं, जो बल्ब होते हैं उनके अंदर इस गैस का यूज होता है। ये इतनी ज्यादा हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, देखो इसको जोसेफ ब्लेक ने डिस्कवर किया था 1752 के अंदर। हैवीएस्ट मेजर एटमॉस्फेरिक गैस है, ये सबसे ज्यादा हैवी है, और हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण यही गैसें हैं, यही गैस है। इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो फोटोसिंथेसिस में भी देखा हमने कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जब प्लांट, उसमें साथ साथ यूज होती है। ग्रीन हाउस गैस है, और ट्रैप करती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को। अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, देखो सन से आने वाली एनर्जी, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन, ये आती है शॉर्ट वेव की फॉर्म में, शॉर्ट वेव। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर है हमारी CO2 प्रेजेंट, ठीक है। तो उसको तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है, सॉरी उसको तो आने देती है डायरेक्टली, लेकिन जब ये टेरेस्ट्रियल यानी कि लॉन्ग वेव की फॉर्म में जब ये जाती है वापस, जब हमारी धरती वापस रिलीज करती है पूरी हीट को, तो उसको ये ट्रैप कर लेती है, और जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हीट बनी रहती है। तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या पड़ते हैं, भी इंक्रीज करती है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे जो है इंडस्ट्रियां होंगी, उनसे निकलने वाले केमिकल्स है, या फिर जो अर्बन के एरिया के अंदर जितने व्हीकल्स चलते हैं, तो उससे इस गैस का जो है ये इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। मेजर कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज, सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज करने में यही गैस है जो सबसे ज्यादा बदनाम है। दूसरा, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग बाय द अबाउट, अच्छा ये देखो ये इसका ना लगभग 45% ना 1750 से लेकर 2020 तक लगभग 45% के अराउंड ये बढ़ चुकी है। इतना इसका ज्यादा कंसंट्रेशन कर दिया हमने आज के टाइम पे। एक और हमारी इंपॉर्टेंट गैस है जिसका नाम है ओजोन। अब ये ओजोन क्या है, ओजोन एक्सेल में एक हमारी जो एटमॉस्फेयर के अंदर ये बनती है ऑक्सीजन के 3 एटम से, O प्लस O प्लस O, इससे ये बनती है। इसको CF स्कॉच नोवेन ने 1839 के अंदर डिस्कवर किया था। हाईएस्ट कंसंट्रेशन मिलता है इसका हमारे एटमॉस्फेयर में 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ये शील्ड की तरह काम करती है, हमें बचाती है सन से आने वाली जितनी भी हार्मफुल रेज हैं, उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करती है। सन से आने वाली जितनी भी यूवी रेज है, यूवी रेज A, B और C टाइप की होती है। सी जो होती है ना, इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की होती है ये कि ये वैसे ही गायब हो जाती है, लेकिन ए और जो बी टाइप की होती हैं यूवी रेज, अब यहाँ पर क्या होता है, लगभग स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर O3 यानी कि ओजोन गैस प्रेजेंट होती है। तो ये यहाँ पर एक प्रकार से क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब करती है, इसको फिल्टर करके भेजती है नीचे, वहीं पर ट्रैप कर लेती है, और हमारे सरफेस तक, नीचे वाले सरफेस तक इसको आने नहीं देती है। उससे क्या होगा, जब ये इसको नहीं आने देगी नीचे सरफेस पे, क्योंकि ये यूवी रेज इतनी हार्मफुल होती है, इससे कैंसर वगैरह होते हैं। और दूसरी बात है कि जब ये यूवी रेज हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाएगी तो ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनेगी, क्योंकि ये एक हीट को एब्जॉर्ब करेगी सीधा ही। तो इसीलिए उसको बिल्कुल ऐसे फिल्टर करके भेजती है, जिससे कि हमारी अर्थ के ऊपर यूवी रेज से प्रोटेक्ट हो पाती है। ठीक है, अब इसमें थ्रेट क्या क्या है, एक तो देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गई SO2 हो गया, और हेलोजन। ये देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, और इसको डैमेज करने के लिए CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये जो गैसें हैं ये इसको नुकसान पहुंचाती है। अब ओजोन के बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया था। ग्लोबल एग्रीमेंट रिडक्शन CFC एम्बिशन एंड
प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, यानी कि ग्लोबल एग्रीमेंट था ये इस गैस को जो है बचाने के लिए था, क्योंकि जितनी ज्यादा जैसे जैसे इन गैसों का सांद्रण बढ़ रहा है, सीएफसी हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये जितनी गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, ये किसका कारण बनती है? ओजोन डिप्लीशन का। ओजोन डिप्लीशन क्या है? ओजोन डिप्लीशन क्या है कि जो ये एटमॉस्फेयर में हमारे, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो ओजोन गैस है, ये नीचे से जो सीएफसी गैस है, इनकी बढ़ती हुई मात्रा क्या करती है? इसको और ज्यादा पतला कर रही है, जिसकी वजह से ये यूवी रेज धरती के हमारे अर्थ के सरफेस तक आ रही है, जिससे कि हमारे ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसी को बोला जाता है ओजोन का डिप्लीशन होना, और इसी को हमने क्या करना है? कंट्रोल करना है। इस गैस, एक तो उन सब्सटेंस को कम करना है कि जो ओजोन डिप्लीशन का कारण बन रही है, दूसरा इस गैस को प्रोटेक्ट करके रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीएफसी एक्सेट्रा, ये गैसें हैं। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये हमारे सन की जो रेडिएशन है उससे आती है, और तो ओजोन लेयर क्या करती है? एक प्रकार से इसको फिल्टर करने का काम करती है। एक ओजोन जो है ना हमारे ट्रोपोस्फियर में भी पाई जाती है। कई बार ये हमारे लिए ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगी? प्लांट के अंदर अगर ये चली जाएगी तो उनके टिश्यू को जल्दी जल्दी ये मतलब कि खराब करेगी। और खास करके क्योंकि ओजोन एक ग्लोबल मतलब कि हीट एब्जॉर्बिंग गैस है, तो जब ये नीचे वाले हमारे ट्रोपोस्फेयर में होगी तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बनेगी, क्योंकि ये क्या है? एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस भी है। हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन को हेनरी कैवेंडिश ने 1766 के अंदर डिस्कवर किया था। एक लाइटेस्ट गैस है ये एटमॉस्फेयर की, सबसे ज्यादा ये हाई एल्टीट्यूड पर आपको मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही गैसें हैं हमारे लगभग जो हमारा एक्सोस्फीयर है उसके बाहर सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेगी। केमिकल वेदरिंग में हेल्प करती है ये। सन का जो खास करके हाइड्रोजन जो सन के अंदर जो एक तरह से जो है हमारे सन जो किस प्रकार से बनता है कि इसी के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम गैसों का ही कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। ये तो थी हमारी गैसें। उसके बाद आते हैं हमारे वाटर वेपर। देखो हमारी अर्थ के सरफेस पर सन की जो हीट है उसकी वजह से क्या होता है? वाटर वेपर बनते हैं, ये सब हमें पता है। लगभग अगर आप इसके 2 किलोमीटर तक देखोगे ना, तो 2 किलोमीटर तक जो वाटर वेपर है वो लगभग 50% वाटर वेपर आपको मिलेंगे, और 90% जो है वाटर वेपर आपके लगभग 5 किलोमीटर तक, और लगभग 99% जो है वाटर वेपर आपके लगभग 10 किलोमीटर। अगर टोटल देखो तो जो हमारी ट्रोपोस्फियर लेयर है ना, वहां तक ही रहते हैं ये। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, लगभग ये लगा लो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर तो लगभग 1% ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर ही है जो एक चेंजिंग लेयर है। जितने भी आपके वेदर से रिलेटेड फिनोमिना होते हैं, रेनफॉल का होना, वाटर साइकिल का होना, सब यहीं पर है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये ना हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 0.4% इसका कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है एवरेज में, और मैक्सिमम लगभग 4 से लेकर 5% तक ये हो सकते हैं। अब कब ज्यादा और कब कम होंगे? जब बिल्कुल सूखा, खास करके सर्दियों में बहुत कम होते हैं ये, जबकि जैसे जैसे गर्मियां होंगी तो गर्मियों में इनका जो है अमाउंट वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और खास करके रेनी सीजन के आसपास तो इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो वाटर वेपर बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं। इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट क्या है इनका? एक तो पहला तो ये है कि ये ग्रीन हाउस गैस की तरह होते हैं, पता है हमें, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्टली। कंट्रोल करते हैं ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, ये भी सही बात है। ड्राइव करते हैं वाटर साइकिल को। वाटर साइकिल कैसे? कि सन की जो हीट आती है उससे इवेपोरेशन होती है। पहले क्या होगी? इवेपोरेशन होगी, लिक्विड जो गैस जो है ना, वो वाटर जो है ना गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर बनेंगे। फिर उससे ऊपर जाने पर जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, हमें पता है कि हमारा जो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है, और ऊपर जाकर ड्यू पॉइंट पर जाकर क्या होगा? ड्यू पॉइंट पर जाकर ये जो वेपर थे वो ठंडे हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी? कंडेंसेशन हो जाएगी, गैस कूल डाउन करेगी और टर्न इनटू लिक्विड, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो ड्रॉपलेट्स होंगे फिर क्या होंगी? ये आ जाती है रेनफॉल की फॉर्म में वापस से अर्थ के सरफेस पर, या तो रेनफॉल की फॉर्म में आएंगे यानी कि प्रेसिपिटेशन होगा। अब प्रेसिपिटेशन में क्या होगा? या तो रेनफॉल होगी या फिर जो है स्नोफॉल होगा, हेलस्टॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, और क्या काम करते हैं ये? रिस्पॉन्सिबल क्लाउड और रेनबो और हालो, ये भी इन्हीं की वजह से जो हालो बनते हैं सन
के चारों तरफ आपने वो सर्कल साइड देखा होगा, या फिर जो रेनबो बनता है वो भी किसकी वजह से होता है, वाटर वेपर की वजह से बनता है। यहाँ पर वाटर वेपर देख लो, जो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे वाटर वेपर कितने हैं, तो इक्वेटर के ऊपर देखोगे ना तो 2.6% सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर आपको मिलेंगे, जबकि 50 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या होगा, 0.9% हो जाएंगे। 70 डिग्री का जो हमारा लैटिट्यूड है, लगभग आर्कटिक जो सर्कल है उसके आसपास ही, तो लगभग 0.2% रहेंगे, और पोल्स पर तो ये 0.01% रहते हैं। ठीक है, ये वाटर वेपर डिक्रीज करते हैं जैसे ही आप डिक्रीज करेंगे ये इक्वेटर से, आप जब पोल की तरफ जाओगे। डस्ट पार्टिकल देख लो, एरोसोल, और देखो जो ये डस्ट पार्टिकल होते हैं इनमें एरोसोल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये एक प्रकार के सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। जो एरोसोल की स्पेशली बात करें तो ये सस्पेंडिकल जो एसपीएम, सस्पेंडिंग जो है सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स को अपने ऊपर रखते ही, खास करके जो एटमॉस्फेयर कॉल्ड इज एरोसोल। उसके बाद सोर्स क्या है इनके रिलीज होने के, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो वोल्केनिक ऐश से ये रिलीज होते हैं, सैंड जो रेत उड़ती है उससे, जब रॉक की वेदरिंग होती है, या कोई मीटरोइड की डस्ट, जब कोई मीटरोइड हमारे मेसोस्फीयर में आता है और उससे क्या होता है, जब उसका कंबशन होता है वहां पर, तो उसका भी जो राख है वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, तो तब भी बनते हैं ये पोलन। पोलन क्या होते हैं, जो पोलन होते हैं वो किसी फ्लावर के ऊपर ना एक प्रकार का पाउडर सा होता है येलो येलो कलर का, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, और कुछ बहुत इतने हल्के हल्के सीड होते हैं, ये भी एक प्रकार के डस्ट की तरह, पार्टिकल की तरह ही होते हैं। स्मोक, स्मोक और सूट, ठीक है, स्मोक जो धुआं होता है, और सूट जो कालिक होती है, वो भी एक प्रकार के डस्ट पार्टिकल ही हैं। अब ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल, ये क्या काम करते हैं, एक तो स्कैटरिंग का काम करेंगे, सोलर रेडिएशन की स्कैटरिंग होगी, इस स्कैटरिंग की वजह से ही क्या होता है, हमें आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, रिस्पॉन्सिबल ब्लू कलर स्काई को देता है ये। और क्या काम करता है, ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बनाता है, क्योंकि ये कंडेंसेशन जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं ना, इन्हीं डस्ट पार्टिकल की वजह से ही ना कंडेंसेशन हो पाती है, क्योंकि इन्हीं से चिपक कर वो वेपर की फॉर्म में ऊपर जाते हैं, क्लाउड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से फिर रेनफॉल होती है। इन्वायरमेंट में क्या इंपैक्ट होता है, कंबाइन है ये SO2 और NO3 फॉर्म करते हैं, स्मोक बनाते हैं, ये खास करके स्मोक की फॉर्मेशन करते हैं SO2 और जो है NO2 मिलकर। फिर कंट्रीब्यूट, एसिड रेन में भी जो है इनका अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, एक प्रकार से इन्वायरमेंट के ऊपर इनका ये इम्पैक्ट है। तो ये थी हमारी आज की कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की पूरी कहानी। यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसों को, हमारे जो कंपोजिशन के अंदर डस्ट पार्टिकल को, गैसों को, और खास करके वेपर की पूरी फॉर्मेशन को हमने देखा, वेपर क्या काम आते हैं, कैसे बनते हैं, और क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। तो आज की क्लास में हमारा ये रहेगा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी रहेगी इंसोलेशन के ऊपर, और उसके साथ साथ ही हम अपनी जियोमॉर्फोलॉजी भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी क्लासेस आपको एक या दो दिन में मिल जाएगी। आज के लिए थैंक यू।